एक बादल गरजा बहुत पर बरस ना सका और एक बादल बिना गरजे इतना बरसा कि सारी महफिल को लूट के ले गया। कल हुई मीटिंग में जो कि अलास्का के अंदर होती है और इस मीटिंग के ऊपर पूरी दुनिया की पूरी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर में भाई यहां होने क्या वाला है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आने वाले जो स्टेटमेंट्स हुआ करते थे, उससे माहौल लग रहा था कि पता नहीं यहां क्या हो जाएगा। साहब कहते थे कि अगर पुतिन ने मेरी बात को नहीं माना तो मैं मीटिंग छोड़ के घर की तरफ निकल जाऊंगा और वो भारी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी कि रूस भी याद रखेगा। भाई हुआ इसका एकदम उल्टा। क्या हुआ, सारी बात का एनालिसिस करेंगे और यह भी समझेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आखिर इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब अभी कीजिए फॉर ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट, जहां पे बायसनेस के बिना हम सीधी बात करते हैं, वो भी राष्ट्र के हित में। साथियों यहां पे जिस तरीके से माहौल बन रहा था आप सभी को पता है और एक बहुत लंबे समय से बात चली आ रही है कि यूक्रेन रशिया वॉर का आखिर में होगा क्या। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात को एकदम जैसे बोलते कि कसम खा ली थी कि मैं इस युद्ध को रुकवा के रहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले के एटीट्यूड में और मीटिंग के बाद के एटीट्यूड में सर डे नाइट का डिफरेंस आ गया। और मैं शायद गलत भी कह रहा हूं कि मीटिंग के बाद का एटीट्यूड, असल में आप देखेंगे तो मीटिंग के दौरान ही या मीटिंग की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे नजर आ रहे थे। मेरे साथियों जिस समय पे डोनाल्ड ट्रंप अलास्का पहुंचते हैं और उसके बाद के अंदर रशियन प्रेसिडेंट का प्लेन वहां पहुंचता है, वहां से लेकर के लास्ट प्रेस ब्रीफिंग तक मैंने पर्सनली भी, बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, लगभग पूरी रात उसको एक एक चीज को गौर से देखा और जानने की कोशिश की कि आखिर में कहां पे कमजोरी, कहां पे पावर का गेम शिफ्ट हो रहा है। तो पूरी तरह से सर यहां पे दबाव में, स्ट्रेस में और बैकफुट पे डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। तो पहले और बाद वाले एटीट्यूड में क्या चेंज हुआ थोड़ा देखिए। ये जब मीटिंग हो रही थी तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही बन रहा था कि भाई आप जिस देश के लिए बात करना चाह रहे हो, जिस देश के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो, जिसके सीज फायर आप करना चाहते हो, जिसके पक्ष में आप खड़े हो, वो देश का प्रतिनिधि बेचारा वहां मौजूद नहीं है। और मौजूद नहीं है वो तो बात है, लेकिन वो भी एक अविश्वास में बाहर कहीं बैठा है और ये डर रहा है कि कहीं ट्रंप कोई ऐसा निर्णय ना ले ले कि जिससे मेरे को अपने देश यूक्रेन की जमीन रशिया को देनी पड़े, जिसके ऊपर किसी भी कीमत पे व्लादिमीर जेलेंस्की तैयार नहीं थे। तो पहली बात तो एक बड़ा अजीबोगरीब खेल हो रहा था। ये अपने आप को एक तरह से गुलाम सिद्ध कर चुका है कि भाई हम तो बैकफुट पे हैं ही, अब अमेरिका हमारी तकदीर को लिखेगा। लेकिन इसकी किस्मत थोड़ी अच्छी रही कि उसके ऊपर ये आखिरी बात जा नहीं सकी, क्योंकि कोई समझौता हुआ ही नहीं तो उसकी जमीन गई नहीं। लेकिन फिर भी ये समस्या में बढ़ चुका है। आगे क्या कहानी है सारी समझिए दोस्तों। जैसे ये बात तय होती है कि मीटिंग सेट है, माहौल एकदम गर्मा गया, चीजें अपने आप उठने लगी, मीडिया हाउसेस ने भी हवा बनाया कि भाई बहुत कुछ होने वाला है। हम भी इस उम्मीद में थे कि शायद अब ये यूक्रेन वॉर का अंत आ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका, जिसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, उसका राष्ट्रपति बहुत बड़े भारी चैलेंज कर रहा था। लेकिन सर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। होता क्या है, अलास्का में जब ये मिले, ये वही अलास्का है जिसको जार शासन के दौरान रशिया का हुआ करता, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा 1867, 7.2 बिलियन यूएसडी, मतलब लगभग 45 करोड़ रुपए, 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से जमीन बेच दी। अब आपको पता होगा वहां पे पुतिन जब पहुंचे हैं तो उन्होंने अलास्का में जो वहां पे पायलट शहीद हुए हैं रशिया के, उनको पहले किसी समय पे तो उनके जो कब्र हैं वहां जाकर के एक एक को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है, क्योंकि दर्द तकलीफ तो सर है ही उस एरिया से लेकर के। तो खैर अलास्का में वो सब वॉशिंगटन से यहां पे पहुंचते हैं और ये सब आते हैं मॉस्को से अलास्का और मीटिंग इनकी शुरू होती है एक मिलिट्री बेस के ऊपर। चर्चा मुद्दा क्या है कि यूक्रेन में के युद्ध को रुकवाना है। तो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के पीछे सर दो बातें हैं। रशिया की अपनी डिमांड है कि भाई हमें यह समझौता करना है, इस तरह से इसको लेके आइए ऑन टेबल, हम बात कर लेंगे। लेकिन जेलेंस्की बात बोलता है कि भैया सबसे पहले बात यह है कि हमला रुके, और इसी की हां में हां मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप भी यह बात बोल रहे हैं कि पहले सीज फायर होना चाहिए। सारी फाइट थी सीज फायर की। तो जब सीज फायर को करने के लिए ये बैठे तो इनका टारगेट हो चुका था भी कैसे भी करके हम व्लादिमीर पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे। मेरे दोस्तों एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मीडिया में बड़ा वायरल हुआ, आपको मैं प्रेषित कर देता हूं। कंपेयर यदि किया जाए एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस को लेकर के, कूटनीतिक अनुभव दोनों राष्ट्रों के जो नेताओं का कितना हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लगभग अभी 4 साल पुराने जोड़ लीजिए और 6 महीने अभी के जोड़े तो 4.5 साल, पौने 5 साल के आसपास का टाइम पीरियड उन्होंने बिताया है एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का 25 साल में 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मीटिंग का 48 बार का अनुभव है। आप सोच के देखिए, 25 साल
5 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपति, उनसे 48 बार की मीटिंग का अनुभव वाला व्यक्ति, जो कॉन्फिडेंट तो हर पहले मोमेंट से शो हो रहा था। जिस सेकंड आप देखिए अलास्का में अपने प्लेन से जब उतर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके एटीट्यूड में, उनकी चाल में और व्लादिमीर पुतिन की चाल में दिन रात का डिफरेंस था। अब एक बात यह हो सकती है भाई, उम्र का फर्क हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन चेहरा जो होता ना, चेहरे की रंगत उम्र सर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती। पूरी चीज को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सर यहां पे ये बहुत हद तक व्लादिमीर पुतिन इस पूरे गेम को, इस पूरे डिप्लोमेटिक गेम को अपने फेवर में करने में सक्षम रहे, सफल रहे। अमेरिका यहां पे नाकाम रहा। मेरे दोस्तों, जब ये मीटिंग शुरू हुई तो एक तरह से, पूरी तरह से बोलते ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब चीज बदल गई। ग्रिंगो का पूरा थॉट माइंडसेट चेंज, और जिस एटीट्यूड, जिस एग्रेशन से बुलाया उनको कि भाई हम ये देख लेंगे, तो मालूम चला था भाई पता नहीं कितना को डिसरिगार्ड ना कर दे, कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई तनाव ना हो जाए। लेकिन साहब इन्होंने तो पलक पावड़े बिछा दिए। अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। और ये इमेज जो है, ये अमेरिका और इवन यूरोप के जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो प्रो अमेरिका मीडिया है। कैसे सर? उन्होंने कहा कि ये जो हवाई जहाज है, जो प्लेन है जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट आए हैं, उनका ऑफिशियल प्लेन, तो उससे उनको कैसा रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। तो अमेरिकी सैनिकों को आप यहां पे रेड कारपेट बिछाते देख सकते हैं। तो कहा गया कि पुतिन के स्वागत में अमेरिकी सेना के जवानों को घुटनों के बल टिका दिया। किसने? ट्रंप ने। तो यह एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो गया। अब मेरे दोस्तों, पुतिन के लिए रेड कारपेट वेलकम ही पहली बार में विक्ट्री का सिग्नल है, क्योंकि रेड कारपेट वेलकम का मतलब हो गया कि हम आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इस रेड कारपेट वेलकम का यूक्रेन ने भी दबी दबी जबान में विरोध किया। कुछ यूरोप के देश भी हैं जो कहीं ना कहीं खुल के तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन मीडिया हाउसेस को तो डर नहीं, वो क्लियर कट ओपन ब्लंटली इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आपको इतना ये शोशेबाजी करने की, दिखावा करने की जरूरत कहां थी। आप जब पीस डील के लिए, पीस नेगोशिएशन के लिए बैठे थे, तो ये रेड कारपेट वेलकम पुतिन को नहीं देना था। तो ये रेड कारपेट वेलकम ने एक मोरल विक्ट्री यहीं पे रशिया की सिद्ध कर दी। डिप्लोमेसी में इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। दूसरी चीज की अगर आप गौर करेंगे सर, तो यहां पे ये जो सीढ़ियां थी, ये सीढ़ियां को यहां दिख रही हैं, ये उस हवाई जहाज से जुड़ी हुई सीढ़ियां हैं जहां से डोनाल्ड ट्रंप उतर के आए। वो यहां से सीधे चलते हुए आते हैं और यहां पे रेड कारपेट पे खड़े हो जाते हैं। पुतिन का इस तरफ से आना, आप देखिए कि आने के इतने देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकमिंग साइन या हैंडशेक का साइन हाथ आगे कर दिया था। ये हमने इसको लाइव भी देखा था। हम इसके ऊपर नोटिस कर रहे थे कि आखिर में क्या जेस्चर दिए जा रहे हैं, कौन सी बातें ऐसी हो रही हैं जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली गेम बदल सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, इस डिस्टेंस को आप देखिए, यहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ को बढ़ा दिया। यह भी सीधा सीधा सिग्नल था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोरल दबाव में है, और ये डील या तो नहीं होगी तो रशिया के फेवर में जाती हुई दिख रही है। क्योंकि टेरिटरी स्वैप के लिए ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके थे, और टेरिटरी स्वैप का मतलब यही है कि भूमि का हस्तांतरण होगा। भूमि का हस्तांतरण मतलब कि जो चीज पुतिन ने डिमांड करी है वो उनको दी जाएगी। ये बात ऑलरेडी बोले हुए थे। तो यहां पे एक बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ जब ये पोजीशन देखी गई। अब यहां से चलते हुए जब तक ये दो नजदीक आए, हाथ दोनों ने बढ़ा लिए और यहां पे ये हैंडशेक कर लेते हैं। मेरे साथियों, रेड कारपेट वेलकम का होना, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का पहले हाथ बढ़ा के बहुत देर से वेट करना, लगभग 3-4 सेकंड का वेट, और फिर हैंडशेक होना। उस समय के बॉडी पोस्चर्स भी साफ दर्शा रहे थे कि किस कॉन्फिडेंस के साथ में और किस ईज एनवायरमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कौन खड़े हैं? व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं। साहब ये बात तो हो गई। इसके बाद में कुछ लोगों ने इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया कि जब ट्रंप साहब और पुतिन दोनों साथ जा रहे थे आगे की तरफ, तो ऊपर से आप देखेंगे कि F-22 जेट्स और B-2 बॉम्बर, जो कि अभी ईरान के मैटर के अंदर वो बम वर्षक विमान जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ था। ये बस्टर बंकर बम है, तो बंकर बस्टर बम है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने इसको यूज किया था। वो बेसिकली इनको वेलकम करता, ऊपर से वो फ्लाई करके निकलते हैं। ध्यान पुतिन साहब का भी जाता है, दोनों इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको दो तरह से लिया गया कि अमेरिका हो सकता है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो, या हो सकता है अमेरिका इसको वेलकम कर रहा हो। इसके दो अपने अपने मायने, लेकिन मीडिया हाउसेस ने इसको इसी तरह से लिया है कि अमेरिका ने इनको वेलकम दिया है इसके माध्यम से। तो शुरुआत से आप एक एक चरणबद्ध तरीके से देखते जाएंगे, आपको पकड़ में आता जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका ने एक तरह से काफी हद तक अपना झुकाव रशिया की तरफ दिखाया, जो कि एक मोरल विक्ट्री थी। अब मेरे दोस्तों की जो तनाव का माहौल था,
कि ट्रंप वर्सेस पुतिन, और ट्रंप जिस तरीके से एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही बोला था, ट्रंप वांट्स ऑफ सेवर कॉन्सिक्वेंसेस इफ पुतिन कंटिन्यूज यूक्रेन वॉर आफ्टर समिट। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, हमने आई बटन में दे दिया है आपको, इसके ऊपर हमने इस टॉपिक को कवर किया था कि साहब यदि पुतिन जो है बात नहीं मानते, पुतिन ये कहते हैं कि पीस डील में कुछ भी ऐसा करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे से मायने है डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं फिर बताऊंगा कि आखिर के अंदर पॉलिटिक्स होती क्या है। बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और यहां पे जो जेलेंस्की है वो भी बोल रहा है कि भैया ब्लफ करता है, ये सब। तो कुल मिलाकर के माहौल ये बना हुआ था कि पुतिन को मेरी शर्तों पे मानना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा पलटाव जो लिया वो आश्चर्य की बात थी। जब ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए, भले इन्होंने किसी संवाददाता के सवालों के जवाब नहीं दिए, मीडिया के जो लोग बैठे थे उन्होंने सवाल जवाब किए, तो जितनी देर ये यहां रहे उसका ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा टाइम पुतिन ने कंज्यूम किया। और पुतिन जब बोल रहे थे उनकी बोली में कॉन्फिडेंस था, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और लगभग ऑलमोस्ट आप समझिए 70-75% टाइम अकेले कंज्यूम किए, सारी बातें खुल के रखी, और किसी भी जगह पे नजर नहीं आया कि वो दबाव में है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बोलने पे आए तो डोनाल्ड ट्रंप के फेशियल एक्सप्रेशन भी एक्साइटेड वो बिल्कुल नहीं थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं हर बात में रशिया के फेवर की बातें की, और साफ साफ एक बात बड़ी तीखी और जबरदस्त कह दी जो जेलेंस्की की रातों की नींद हराम कर देगी। फाइनली उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, जेलेंस्की को एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो बात आई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो क्या समझौता होगा? सोचिए सर, समझौता वही है कि जो रशिया की डिमांड है। तो रशिया ने यही तो कहा कि भैया किस सीज फायर की बात कर रहे हो आप, हम जो है वो कंप्लीट वो लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, फाइनल क्लोज करेंगे, ऐसा छोटा मोटा खेल मत करो। अब उसी चीज को लेकर के ट्रंप राजी हो गए। ट्रंप ने कह दिया कि भैया बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो हल्का फुल्का मैंने जिस मैटर को जैसा समझा ये तो उससे ज्यादा इंटेंसिफाई है, मतलब मेरी समझ से बहुत गहरा ये मुद्दा है। कहने का मतलब ये कि मैं पुतिन को नहीं समझ सका, पुतिन ने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आया। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे क्लियर है, तो मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेता हूं कि मैं अब इसका साथ दूंगा। सर इनडायरेक्टली सारा सीन ये है। अब यहां पे आप एक बात देखिए, मेक ए डील, डोनाल्ड ट्रंप्स ब्लंट मैसेज, द हिंदू की न्यूज है सर, माफ कीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है। ट्रंप्स ब्लंट मैसेज टू व्लादिमीर जेलेंस्की आफ्टर मीटिंग व्लादिमीर पुतिन। ठीक है सर, व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के बाद में ब्लंट मैसेज दे दिया। अगले दिन बड़ी जबरदस्त है, शिफ्ट्स ऑनर्स टू यूक्रेन। ऑनर्स का मतलब हो गया दायित्व, फर्ज। बोला कि अब जिम्मेदारी भैया किसकी है? जेलेंस्की की है। जेलेंस्की विल हैव टू डिसाइड कि उसे करना क्या है। अब जेलेंस्की यदि एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है, ये जेलेंस्की एग्रीमेंट कर लेता है तब बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर अब परिणाम कौन भुगतेगा? जेलेंस्की भुगतेगा। कहा कि भैया तुम दोनों का मसला है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी शब्द के क्या मायने हैं? जब एक तरफ आप कह रहे हो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप जिम्मेदारी बता रहे हो सीज फायर या युद्ध रोकने के लिए, तो कुल मिलाकर के रशिया की जो डिप्लोमेसी है, सर्गेई लैवरोव की जो डिप्लोमेसी है, और उनके जो सलाहकार आए थे उनकी जो डिप्लोमेसी है, वो 100% सक्सेसफुल रही। नाटो, ईयू और अमेरिका की डिप्लोमेसी पूरी तरह से यहां फेल हो गई, कोलैप्स कर गई, क्योंकि जितनी विक्ट्री, जितने साइन इसके जीत के मिले वो सारे एक तरफा हैं। इसीलिए ट्रंप ने भी 10 आउट ऑफ 10 मीटिंग को नंबर दिए हैं सर। कितने हैं? 10 आउट ऑफ 10। तो 10 आउट ऑफ 10 ये पुतिन की विक्ट्री है या नहीं है? लेकिन 10 आउट ऑफ 10 से कौन हार गया? वो हार गया डोनाल्ड ट्रंप। देखिएगा सर आगे तो दबाव यहां पे आना शुरू हुआ। ये वही डोनाल्ड ट्रंप और ये वही जेलेंस्की वहां के उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं जो कि ओवल हाउस में बिठा करके बड़ा बेइज्जत किया था जेलेंस्की को, और ये बोला था कि भाई तुम ना एक क्योंकि बहस हॉट टॉक हो गई थी, और ये बोल दिए थे कि आप है ना तैयार ही नहीं है, तुम शांति चाहते ही नहीं हो। लेकिन क्या ग्रिंगो माइंड है ना सर, ग्रिंगो माइंड फिर पलटा, फिर अनाप शनाप पुतिन को बोलना शुरू किया। कल पुतिन से मीटिंग हुई, पुतिन के पक्ष में आकर के जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया अब जेलेंस्की के माथे पे, और यूरोप के नेताओं से भी कह दिया कि भैया तुम भी थोड़ा कोऑपरेट करो, क्योंकि कल के बाद से यूरोप के नेता भी दबी जबान में टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। देखिएगा सर हुआ क्या है। ये मीटिंग का तो हवाला हमने दे दिया। अब इस बेचारे के साथ में परेशानी यह है कि सोमवार को यानी 18 अगस्त को वहीं पे व्लादिमीर जेलेंस्की जाके फिर उसी ओवल हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। अब ट्रंप से मुलाकात में क्या होगा? ट्रंप ऑलरेडी मैसेज दे चुके हैं कि एग्रीमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, बोल जो है वो तुम्हारे पाले में आ चुकी है, और तुम्हारा ये अब दायित्व बन चुका है कि शांति समझौता हो जाए। तो कुल मिलाकर के 18 अगस्त जो होगी ना सर, ये 18 अगस्त के दिन यूक्रेन का भविष्य डिसाइड हो जाएगा।
क्योंकि दबाव में जेलेंस्की है, क्योंकि बिना नाटो के सपोर्ट के, बिना अमेरिका के सपोर्ट के जेलेंस्की फाइट नहीं दे सकता। ठीक है, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के व्लादिमीर जेलेंस्की ट्रैप में फंस चुका है। आप यदि इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा और डीप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में यूक्रेन का बंटवारा होके रहेगा, ये वीडियो आप देखिएगा सर। इस वीडियो में हमने यूक्रेन के बंटवारे की बात पूरी डिटेल में की है। तो यहां तक ये पॉइंट समझ में आए कि कैसे पैराडिग्म पूरा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर के जो एक पावर पोजीशन के अंदर पुतिन आ गए और ट्रंप और जेलेंस्की दोनों बैकफुट पे चले गए। ट्रंप अपने माथे चीज ना लेके अब सीधा ठीकरा फोड़ रहे हैं किसके, जेलेंस्की के ऊपर। तो साहब जेलेंस्की पे बेचारे को चिंता होना लाजमी है। ठीक है, टेंशन क्यों ना करे, क्योंकि विश्वास इसी पे किया। विश्वास ये था कि हमें नाटो चाहिए। अब ये सोच रहा होगा कि नाटो में बिना गए इतने नाटक हो गए, जिस दिन नाटो में चले जाएंगे कल को तो हमें तो कठपुतली की जैसे नाच नचा देगा ये। तो सर सोचने पे ये भी मजबूर है कि क्या इसका निर्णय सही रहा। यूरोप के नेता, इवन आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि अमेरिका जिस तरीके से कठोर रवैया नहीं अपना पाया वो रशिया को और मजबूत करेगा। जर्मनी के नेता इसके खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ साथ में यूक्रेन के लोग तो बोल ही रहे हैं, पर करे क्या, दबाव के अंदर जीना पड़ रहा। और अभी 18 अगस्त को तो क्या न्याय होगा वो ये जाने। जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले एक बार बोला था कि भैया डिसीजन विदाउट यूक्रेन बिफोर, जेलेंस्की वांट्स ऑन डिसीजन विदाउट यूक्रेन बिफोर यूएस रशिया समिट। मैंने ये बात क्यों बताई दोबारा से, कि पहले जब ये बात हो रही थी भाई कोई भी निर्णय मेरे बिना यदि लोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब यह कि मीटिंग में हम भी होने चाहिए। अब मीटिंग में इनको बुलाया क्या, नहीं बुलाया। अब ट्रंप ये बोल चुके हैं कि नैतिक दायित्व तुम्हारा है, एग्रीमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। 18 तारीख को बुला रहे हैं, तो क्या जेलेंस्की की बात चलेगी, क्या उसकी दाल गलेगी? आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये लाइनें ट्रैक पे जा रही है, सीधा उसी दिशा में जा रही हैं कि इसको हाथ खड़े करने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा अहम त्वाम शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूं ट्रंप महोदय, जो करना है सो करिए। और यूक्रेन के अल्टीमेटली जो टेरिटरी स्वैप है वो बेसिकली उन 4 प्रांतों की कहानी है जो रशिया चाहता है। अब मेरे दोस्तों, जिस समय मीटिंग हो रही थी मीडिया हाउसेस में एक बात बड़ी पॉपुलर थी कि भाई कैन ट्रंप डू एनीथिंग टू मेक पुतिन एक्सेप्ट ए सीज फायर। सारी कहानी सीज फायर की थी, एग्रीमेंट, समझौता, कंप्लीट एग्रीमेंट, कंप्लीट शांति, ऐसी कुछ बात थी नहीं कि भैया एक सीज फायर चाहिए, कि सीज फायर पे दोनों एग्री हो जाएं, जो कि 2022 का वो मसला है, वहां से चलती हुई बात आ रही है। तो क्या सीज फायर, तो चर्चा में तो ऐसा था ही, बहुत सारे लीडर्स को इस पे विश्वास नहीं था कि भाई क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा। हमें भी इस बात पे विश्वास नहीं था कि अमेरिका की इतनी कैपेसिटी होगी कि वो व्लादिमीर पुतिन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अनुभव और पोजीशन दोनों के अंदर रशिया से स्ट्रांग है। कारण क्या है, सिर्फ पैसा, सिर्फ मिलिट्री पावर इज नॉट एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। होता मसला यह है कि व्यक्ति की विल पावर, और विल पावर के साथ में एक स्टेबिलिटी ऑफ थॉट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ग्रिंगो के पास में नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ, मिंट ने कवर किया सर न्यूज, पुतिन डजंट वांट सीज फायर, प्रेफर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट यूक्रेन की क्षेत्रफल के घटने की मुनादी है सर। ये वो ऐलान है कि जिस दिन कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होगा दुनिया में यूक्रेन की टेरिटरी घट जाएगी और रशिया की टेरिटरी बढ़ जाएगी। बस ये सीधी सरल बात है। और जो सीज फायर की बात है, क्लियर कट मना कर दिया है कि हम सीज फायर को नहीं स्वीकार करेंगे। अब इसकी बात को ट्रंप भी मान गए हैं, जो बड़े एग्रेसिव थे कि मैं निपटा दूंगा, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं कर पाए। टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रंप टू जेलेंस्की नाटो लीडर्स। मेरे दोस्तों, इस खबर के अंत ने सारी चीजों को और डीप कर दिया है। ट्रंप ने जो कहा, ये बात ट्रंप ने, माफ कीजिएगा, पुतिन ने जो ये बात कही कि भाई वो सीजफायर नहीं चाहते, वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट चाहते हैं और इस एग्रीमेंट के लिए दबाव भी दिया जा रहा है। तो ट्रंप ने ये बात जेलेंस्की को कही है, यही बात नाटो के लीडर्स को कही है कि भैया एग्रीमेंट के ऊपर आइए, शांति रखिए और यूक्रेन के इस मसले के ऊपर ज्यादा गंदगी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह बात भी पुतिन ने कही है कि भाई यूरोपीय लीडर्स को भी अब शांत रहना चाहिए और आग में घी डालने का काम अब ना करें, शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। समझ रहे हैं बात? तो यहां पे ट्रंप का हर एक स्टेटमेंट, यूएस का हर एक मूव वो मूव है जो बैकएंड पे कहीं ना कहीं ट्रंप पुतिन का निर्णय है या पुतिन का विचार है। तो ट्रंप ने हर वो बात को बैक किया है जो पुतिन कह चुके थे। तो यहां पे चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे सीज फायर ना करने की बात हो, चाहे यूरोपीय लीडर्स को मैसेज देने की बात हो, हर चीज के अंदर तो सर पुतिन फ्रंट पे रहे। और वहीं पे तो इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया 10 आउट ऑफ 10
तो सर ऐसे ही कोई मजाक नहीं है। अब यहां पे जब ये सर मीटिंग हुई, मीटिंग करके जब ये जाने वाले थे, तो आपको पता होगा कि ट्रंप के एक सवाल के जवाब में ट्रंप को मैसेज देते हुए पुतिन ने बात कही थी, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। सिर्फ यही बात बोली, बाकी टाइम इन्होंने अपनी बात को रशियन में रखा। बाद में एक लाइन इंग्लिश में बोली कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, और उसके बाद में बोला वेल वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अगली मीटिंग ये मॉस्को में जब करेंगे, तो मॉस्को में मीटिंग करने का मतलब क्या है? मॉस्को मीटिंग करने का मतलब यह है कि भैया जमीन भी हमारी होगी, प्लानिंग भी हमारी होगी। जब तुम्हारी जमीन पे आके हम हमारे हिसाब से निर्णय करवा सकते हैं, तो वहां पे बहुत गहरा विचार होगा। और कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं रशिया और यूएस के बीच के तनाव को भी कम करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। लेकिन ये जो चीजें हो रही थी, ये यूरोपीय लीडर्स को, स्पेशली जेलेंस्की को पसंद के बाहर थी। और हर वो देश जो रशिया से चिढ़ रहा था, इस सारी परिस्थिति में वो पेट के मतलब बोलते हैं तकलीफ के अंदर वो जिया था। यहां से मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बिना दोनों देश के लीडर्स चले गए। लेकिन उसके बाद में होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक मीडिया हाउस को अपने फ्लाइट में, जब वो वापस अलास्का से वॉशिंगटन जा रहे थे। वॉशिंगटन में जाते टाइम साहब ने क्या किया, वॉशिंगटन जाते टाइम साहब ने भारत का भी जिक्र किया, भारत के साथ में चाइना का भी जिक्र किया, और चाइना के जिक्र के साथ साथ में वहां पे जिक्र आया कि आपके नोबेल प्राइज के बारे में। अब नोबेल प्राइज को लेकर के साहब इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। कारण क्या था? अगर ये शांति समझौता होता तो साहब मतलब बोलते रहे, माहौल ऐसा बन चुका होता कि भाई ये तो वाकई में शांति दूत है। कारण क्या है कि इनके विरोधी पक्ष के लोगों ने भी आलोचनात्मक टिप्पणियां इन पे की है, एक सरकास्टिक कमेंट्स इन पे किए हैं। हिलैरी क्लिंटन सेज विल नॉमिनेट ट्रंप फॉर अ नोबेल प्राइज। भाई अगर आपने रुकवा दिया, ये शांति समझौता करवा दिया, सीज फायर करवा दिया, तो हिलरी क्लिंटन कहती है कि मैं भी नॉमिनेट करूंगी डोनाल्ड ट्रंप को कि इनको नोबेल प्राइज दे दिया जाए। क्योंकि होता क्या है कि यहां पे सच्चाई से वो भी वाकिफ थे कि आखिर में होने क्या वाला है। लेकिन जो बात यहां पे आई, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि भैया हम आपको नोबेल प्राइज देंगे, उसकी कंडीशन ये रहेगी नोबेल प्राइज के नॉमिनेट करने की कि आप इस शांति समझौता करवा दीजिए। कारण क्या था? एक कहावत है ना कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहने का मतलब यथार्थवाद में, यथार्थ ग्राउंड पे कुछ होने वाला है नहीं। तो यहां पे क्या था, एक झुंझुना था, सिर्फ कान में बजा, परिणाम में कुछ मिला नहीं। इस बात से इनके लीडर्स भी अच्छे से वाकिफ थे और पुतिन इनके कंट्रोल में नहीं आए। पूरी तरह से तिलक इन्हीं के माथे पे निकाल करके फ्लाइट लेके और रवाना। तो कुल मिलाकर के ये डायरेक्टली विक्ट्री है पुतिन की, क्योंकि जिस तरीके से पहले 50 दिन का नारा लगना, उसके बाद के अंदर 10 दिन के बारे में बोलना, 10 दिन में हम युद्ध रोको, सीज फायर करो वरना हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, हर वो चीज फेल हो गई। और फेल होती भी वो चीज जो बाधा बन रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज में बाधा है, जो कि इनको शांति का नोबेल की लालसा तलब लगी हुई है। तो भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर इनको नोबेल प्राइज मिल जाता है, जैसा कि हम हर बार अपने वीडियोस में इसके ऊपर जिक्र कर रहे होते हैं, तो नोबेल प्राइज जो पीस का नोबेल प्राइज है, उसकी वैल्यू, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और आपको पता होगा, कल परसों यदि आपने न्यूज को फॉलो किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो समर्थक लोग हैं वो लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं नॉर्वे में। ठीक है सर, पढ़िएगा सर इसके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पर ये नोबेल प्राइज सर मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं ही कह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाकी एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, रशिया के इस इवेंट ने इसको कमजोर तो किया है। अब यहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के मैटर पे अब शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग तो इन्होंने फरवरी में दिखा दी थी। ठीक है, फरवरी 2025 में, जब अमेरिका ने साफ कह दिया था रशिया यूक्रेन को कि भाई आप जो है ना उतनी अपेक्षा मत रखिए कि 2014 के जैसी सीमाएं वापस हमें मिल जाएं, वो टेरिटरी वापस हमारे पास में आ जाए। सर इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। अब उस मुश्किल के दौर में क्या है, यहां पे आपके लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़ैपोरिज़िया है और खेरसॉन है। ये एरिया निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि समझौता इसी रूप में आके रुकेगा, या तो ये तनाव बढ़ेगा, क्योंकि रुकना होता तो इस मीटिंग में रुक जाता। ये सीज फायर नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली चलेगा। और हर दिन रशिया जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी में आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। और बिना अमेरिका की जिसको कहते हैं कंसेंट के, सहमति के, नाटो नेशंस की इतनी औकात, हिम्मत ही नहीं है कि वो आकर के इसको रोक लेंगे, इसको परेशान कर देंगे। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन की नियति के अंदर बंटवारा लिखा जा चुका है, वो होके रहेगा आज या कल या साल भर बाद, 2 साल बाद, वो होना तय है। आपके विचार क्या है, जरूर से हमें भी इससे वाकिफ आप करा दीजिए। तो स्वैप ऑफ टेरिटरी वाली बात हम आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। अब जब ये मीडिया वाले जब सवाल पूछ रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था प्लेन में,
तो पूछा कि भाई आपने इंडिया पे तो बैन लगाया, चाइना पे क्या विचार है। तो चाइना को लेकर के सर इनके बड़े विचार टेढ़े हैं। कारण क्या है कि चाइना रशिया का सबसे बड़ा सपोर्टर, इंडिया से भी पहले। इंडिया सेकंड नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करता है, ये सबसे पहले करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि अभी मैं 2 से 3 हफ्ते तो कुछ सोचने वाला हूं नहीं, सोच सकता हूं बट सोचने वाला हूं नहीं, अभी कोई जरूरत है नहीं। मतलब ये कि शायद कोई डोज पुतिन की तरफ से ट्रंप के कानों में गई है कि भैया थोड़ा सा आहिस्ते चलिए, उछलिए मत, चीजें आपके अनुसार हर चीज नहीं होगी, जो चीजें होंगी वो ऑन ग्राउंड है, होनी होती तो सीज फायर करवा लेते, सीज फायर नहीं किया तो उठ के चले जाते, सेवर कॉन्सिक्वेंसेज की धमकी को पूरा कर देते। तो इन्होंने कह दिया कि अभी चाइना के साथ में ऐसा कुछ नहीं हम सोच रहे हैं, सोचने का वक्त आएगा तो बता देंगे। तो इसका मतलब सर यहां पे एक और चीज निकलती है कि आरआईसी को तोड़ने के क्रम में चाइना बाहर निकल चुका है, अमेरिका की उस पर अब नजरें नहीं आ रही हैं। और जिस तरीके से 25% के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ हम पे लगाया है, वो भी हो सकता है जल्दी ही रिमूव होता हुआ हमें दिखे, जिसकी हम अपेक्षा भी करते हैं। और ये सारी सीक्वेंस में कारण क्या है कि जब भारत को अमेरिका ने मात्र एक पर्यवेक्षक राष्ट्र, जस्ट एन ऑब्जर्वर की उपाधि देने की जरूरत की, कि कहा कि भाई भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भूमिका को देखा गया, तब रशिया ने यानी पुतिन साहब ने भारत के लिए कहा कि भारत, इंडिया इज नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वर स्टेट, सिर्फ ये एक पर्यवेक्षक राष्ट्र नहीं है, अमेरिका, भारत की भूमिका इस मसले में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के आप देखिएगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जेलेंस्की का कॉल भी प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास आया था और निवेदन किया था कि साहब हमारी हेल्प करिए और कैसे ये शांति विकसित हो। तो कुल मिलाकर के रशिया ने भारत को हर स्थिति में बैक किया है, भारत रशिया के साथ में खड़ा है। अमेरिका में तो यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने पेट्रोल लेना ही कम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, हम उसी तादाद में पेट्रोल ले रहे हैं, इवन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो कुल मिला के ये ग्रिंगो की यूनिपोलैरिटी का जो एक हमारे दिली तमन्ना है, दिली इच्छा है, हर दिन कमजोर हो रही है। और हम तो यही चाहते हैं कि किसी राष्ट्र को कमजोर करना मकसद नहीं है, अमेरिका से निजी तौर पे कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती, लेकिन जो एटीट्यूड है पूरी दुनिया पे राज करने का, 4% to 96% करने का, दुनिया को अपने नजरिए से चलाने का, सर वो संभव नहीं हो पाएगा। आज के दौर में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है तो भारत को चाहिए कि दुनिया के अंदर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए काम करे, जिससे एक मोनोपोली जो है किसी देश की ना चल पाए और दुनिया शांति से आगे बढ़े। भारत का हित तो इसी में है। इसीलिए भारत ने जैसे बात आई तो भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर के इसको वेलकम किया और साफ बोला कि भैया ये जो समस्या का समाधान कैन ओनली बी थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कि वार्ता से और कूटनीति से ही समस्या के समाधान निकलते हैं। तो इस बात ने भारत के उस कदम को और मजबूत कर दिया जो भारत पहले भी बोला करता था कि भैया शांति से बढ़िए, बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए चीजों के समाधान निकालिए। तो इस चीज ने भी और मैच्योर कर दिया, बिकॉज युद्ध समाधान होता तो हो चुका होता, तो आज डिप्लोमेसी की जरूरत है। भारत का पक्ष मजबूत रहा और अल्टीमेटली भारत के तो स्पष्ट है, अमेरिका भी जानता है कि भारत और अमेरिका को मजबूत अगर नजदीक आना है तो उसकी कीमत यह नहीं हो सकती कि रशिया को भारत से दूर कर दिया जाए। तो आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना या भारत और रशिया के संबंध हर दिन मजबूत हो रहे हैं और वो मजबूत होते संबंध भारत के हित में भी है और पूरे ग्लोब के हित में है। तो सर ये पूरी पोजीशन जो अलास्का मीटिंग की रही, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स का एनालिसिस हमने आपको पेश किया, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो उससे हमें और जज्बा बढ़ता है कि हम कुछ और बेहतर कर पाएं। तो मेरे साथियों, आप भी हमारी बढ़ती हुई फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए अभी और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा, तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। जब भी समय मिलता है हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और हाईलाइटेड कमेंट को हम जिक्र में भी लेकर के आते हैं। तो फिर कल मुलाकात करूंगा आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।